नमस्ते। आज हम एक सफर पे चलेंगे नेपाल के इतिहास में। एक ऐसी कहानी देखेंगे जो सदियों पुरानी है। ये कहानी है नेपाल की राजशाही की। एक ऐसी राजशाही जिसका अंत ना बहुत ही नाटकीय, बहुत ही अप्रत्याशित था। ये कहानी है एकजुट होने की, संघर्ष की और एक ऐसे बदलाव की जिसने सबको चौंका दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 240 साल पुरानी इतनी मजबूत राजशाही खत्म कैसे हो गई, है ना सोचने वाली बात। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। और देखिए, इस सवाल का जवाब ना शाहवंश से भी पहले के इतिहास में छिपा है। मतलब ये समझना जरूरी है कि नेपाल की कहानी उस डायनेस्टी से कहीं ज्यादा पुरानी है जिसने आज के नेपाल को बनाया। तो नेपाल की कहानी की शुरुआत होती है गोपाल और किरात जैसे राजवंशों से। इनके बाद आए लिच्छवी और फिर मल्ल वंश। और मल्ल वंश का जो दौर था ना, उससे तो नेपाली आर्ट एंड कल्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। काठमांडू घाटी में जो हम आज भी वो शानदार महल और मंदिर देखते हैं, वो सब उसी दौर की देन है। लेकिन देश की राजनीतिक तस्वीर वो अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो चलिए अब बात करते हैं उस राजवंश की जिसने नेपाल को एक किया और जिसका नाम 2 सदियों से भी ज्यादा समय तक नेपाल की पहचान बन गया। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है पृथ्वी नारायण शाह की। ये गोरखा के राजा थे। साल था 1768, जब उन्होंने छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों को जीतकर एक मॉडर्न नेपाल की नींव रखी और काठमांडू को बनाया इसका सेंटर, इसकी राजधानी। लेकिन देखिए, ये जो नया नेपाल बना था ना, इसके शुरुआती साल आसान नहीं थे, संघर्षों से भरे हुए थे। और सबसे बड़ी चुनौती कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी वजह से 1814 में एक युद्ध भी हुआ और इस युद्ध का अंत हुआ सुगौली संधि से, जिसमें नेपाल को अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा। अच्छा, शाहवंश के इतिहास में ना 4 राजा सबसे अहम रहे हैं। पहले तो संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह, फिर राजा त्रिभुवन जो लोकतंत्र के समर्थक थे। उसके बाद आए राजा बीरेंद्र जो बहुत पॉपुलर थे, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय। और फिर आखिर में अंतिम राजा ज्ञानेंद्र। आप कह सकते हैं कि यही 4 मुख्य किरदार हैं जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। शाह राजाओं की सत्ता को जो सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली थी, वो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही आने वाली थी। साल 1846 से नेपाल की राजनीति में एक बहुत ही अजीब सा दौर शुरू हुआ। सोचिए, शाह राजा गद्दी पर तो बैठे थे, लेकिन वो सिर्फ नाम के राजा थे। असली पावर, असली ताकत वो थी जंग बहादुर राणा और उनके खानदानी प्रधानमंत्रियों के हाथ में। और ये सिलसिला करीब 100 साल तक चला। एक ऐसा राज जहां सत्ता पर्दे के पीछे से चल रही थी। लेकिन फिर आई 20वीं सदी और ये सदी अपने साथ बदलाव की ऐसी तेज हवाएं लेकर आई कि ये जो पूरा सिस्टम था ना, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 20वीं सदी का जो दूसरा हिस्सा था वो राजशाही और लोकतंत्र के बीच एक जोरदार खींचतान का दौर था। देखिए, 1951 में राणाओं का राज तो खत्म हो गया, लेकिन फिर 1960 में राजा महेंद्र ने पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया और सत्ता पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। उन्होंने पंचायत सिस्टम लागू किया, जिसमें सारी ताकत बस राजा के पास थी। खैर 1990 में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ और देश में फिर से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वापस आ गई। इस दौर में राजा थे बीरेंद्र और उनके राज में ना एक तरह का ठहराव था, एक शांति का माहौल था। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, एक शांति प्रिय राजा मानते थे। लेकिन ये शांति एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से टूटने वाली थी। और फिर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1996 में माओवादी विद्रोह शुरू हुआ, जिसने देश को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। फिर साल 2001 में हुआ वो शाही हत्याकांड, जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। और इसके बाद जब राजा ज्ञानेंद्र सत्ता में आए तो उनके कड़े फैसलों ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। बस यहीं से राजशाही के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और बस इसी के साथ सदियों से चले आ रहे राजाओं, सम्राटों और राजवंशों के शासन का अंत हुआ और नेपाल की कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। वो तारीख थी 28 मई 2008। इस दिन नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया और इसी के साथ 440 साल पुराने शाह राजवंश का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया।
देखिए, ये बदलाव सिर्फ सरकार का बदलना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक देश की पहचान का बदलना था। तो एक राष्ट्र के लिए राजशाही से गणतंत्र तक के इस सफर के असल मायने क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी लिखा जा रहा है।